डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अनीता मोदी आज आपको लाभ का जोखिम सिद्धांत बता रही हूँ। पहले दो सिद्धांत हम पढ़ चुके हैं। आज हम लोग लाभ का जोखिम सिद्धांत पढ़ रहे हैं, जो कि प्रोफेसर होले के द्वारा दिया गया है। अमेरिकन अर्थशास्त्री होले ने अपनी पुस्तक एंटरप्राइज एंड प्रोडक्टिव प्रोसेस में लाभ के जोखिम सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है। इस सिद्धांत के अनुसार उद्यमी का जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य है वो जोखिम उठाना है। उद्यमी होता है जो कि पूंजी, श्रम, भूमि आदि को एकत्रित करके उत्पादन करना प्रारंभ करता है, लेकिन उत्पादन प्रारंभ करने और उत्पादन होने और उसकी बेचने में समय लगता है। उस समय के दौरान कई प्रकार के परिवर्तन आ सकते हैं, जिसके कारण बिक्री से प्राप्त आय बढ़ भी सकती है और कम भी हो सकती है। आय यदि कम हो जाती है तो उसे हानि भी उठानी पड़ सकती है, और आय बढ़ जाती है तो उसे लाभ भी हो सकता है। तो प्रोफेसर होले ने बताया कि एक व्यवसाय का लाभ प्रबंध तथा समन्वय का पुरस्कार नहीं है। ये क्या है? ये जोखिम उठाने तथा उत्तरदायित्व का पुरस्कार है। और उन्होंने यह भी बताया कि जोखिम तथा लाभ में आनुपातिक संबंध है, अर्थात जोखिम जितनी अधिक होगी लाभ भी उतना अधिक होगा। प्रोफेसर होले के अनुसार एक उद्यमी को 4 प्रकार के जोखिम उठाने पड़ सकते हैं। पहला है प्रतिस्थापन की जोखिम, दूसरा मुख्य जोखिम, तीसरा अनिश्चितता और चौथी है पुराना पड़ जाना। इस पुराना पड़ जाने का मतलब क्या है? जैसे कोई भी इनोवेशन वगैरह हुआ तो पहले वाली मशीनें हैं वो पुरानी पड़ जाती है, वो ऑब्सोलीट हो जाती है, वो बेकार हो जाती है। तो इसके अंतर्गत जो प्रतिस्थापन की जोखिम है, जिसे गिसावट भी कहते हैं, उसका पहले से अनुमान लगाया जाना संभव है और इससे लागत में शामिल कर लिया जाता है, अतः इसके लिए कोई लाभ नहीं मिलता है। लेकिन जो मशीनें पुराने पड़ जाती है वो तकनीकी उन्नति के कारण होता है और इसकी खर्च को भी हम लागत में शामिल कर लेते हैं। तो इस प्रकार से मुख्य जो जोखिम होती है वो इसलिए उत्पन्न होती है क्योंकि जब वस्तु उत्पादित किया जाता है और जब उसको बेची जाती है तो उसमें कोई अंतर आ जाता है, उसमें कई प्रकार के अनिश्चित परिवर्तन आ सकते हैं। इसके फलस्वरूप उद्यमी को हानि भी हो सकती है। तो लागत में हम मुख्य जोखिम तथा अनिश्चितता का भाग शामिल नहीं करते हैं। इसके लिए एक उद्यमी को तभी जोखिम सहन करना पड़ेगा, उद्यमी तभी जोखिम उठाएगा जब उसके बदले में उससे कोई पुरस्कार मिलेगा, और वो पुरस्कार क्या है? लाभ है। तो इस प्रकार से होले के अनुसार 2 प्रकार की जो जोखिम है, मुख्य जोखिम और अनिश्चितता की, उसकी वजह से ही उद्यमी को लाभ प्राप्त होता है। अब इस सिद्धांत की आलोचना की गई है। आलोचना में सबसे पहले देखिए, प्रोफेसर कार्वर ने कहा है कि लाभ जोखिम उठाने का पुरस्कार नहीं है, बल्कि लाभ इसलिए प्राप्त होता है क्योंकि जोखिम को उद्यमी कम करने में समर्थ हो जाते हैं। तो कार्वर के अनुसार जो लाभ है वो जोखिम कम करने का पुरस्कार है। दूसरी आलोचना ये की गई है कि सभी प्रकार के जोखिम का पुरस्कार नहीं है। प्रोफेसर नाइट ने बताया कि प्रत्येक प्रकार के जोखिम का पुरस्कार लाभ नहीं होता है। केवल ऐसी जोखिम जिसे देखा या जाना नहीं जा सकता या जिसकी बीमा नहीं करवाई जा सकती, जैसे मांग तथा लागत की दशाओं में संबंधित जो जोखिम है उसकी बीमा नहीं करवाई जा सकती या इनका पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता, तो इनके फलस्वरूप ही लाभ उत्पन्न होता है। कुछ ऐसी जोखिम होती है जैसे आग है, बीमा है, आग है, चोरी है, दुर्घटना है, जिनका पूर्वानुमान भी लगाया जा सकता है और जिनकी बीमा भी करवाई जा सकती है। उन जोखिमों से कोई लाभ नहीं प्राप्त होता है। तीसरा, इस सिद्धांत को संकीर्ण सिद्धांत माना गया है। आलोचकों का मानना है कि लाभ केवल जोखिम उठाने का पुरस्कार ही नहीं है, प्रबंध करने की योग्यता, एकाधिकारी स्थिति, नव परिवर्तन आदि के कारण भी लाभ उत्पन्न होता है। अतः यह सिद्धांत लाभ के केवल एक ही तत्व का वर्णन करता है, सभी दूसरे तत्वों की इसमें उपेक्षा की गई है। चौथी, इसकी आलोचना की गई है कि लाभ और जोखिम में आनुपातिक संबंध नहीं है। प्रोफेसर होले ने कहा कि जितनी अधिक जोखिम होगी लाभ भी उतना ही अधिक होगा, लेकिन ये आवश्यक नहीं है कि अधिक जोखिम उठाने पर लाभ अधिक हो, अधिक जोखिम उठाने पर भी लाभ कम हो सकता है। तो ये हमने प्रोफेसर होले का जोखिम सिद्धांत पढ़ा है। अब हम लोग एक दूसरा सिद्धांत देखते हैं, लाभ का अनिश्चितता सिद्धांत।
अनसर्टेनिटी बियरिंग थ्योरी ऑफ प्रॉफिट। ये सिद्धांत प्रोफेसर फ्रैंक नाइट के अनुसार के द्वारा दिया गया है। इनके अनुसार उद्यमी का मुख्य कारण उत्पादन संबंधी अनिश्चितताओं को सहन करना होता है। अनिश्चितताओं को सहन करने के प्रतिफल को ही लाभ कहा जाता है। हालांकि अनिश्चितताओं को सहन करने के अतिरिक्त भी उद्यमी कई प्रकार के कार्य करता है, जैसे श्रमिक का कार्य भी करता है, पूंजीपति का कार्य भी करता है, मैनेजर का कार्य भी करता है। लेकिन इन सब कार्यों के लिए उसे प्रतिफल प्राप्त होता है। जैसे श्रमिक के कार्य के लिए उसे वेतन प्राप्त होता है, पूंजीपति के कार्य के लिए उसे ब्याज प्राप्त होता है, मैनेजर के कार्य के लिए भी उसे वेतन प्राप्त होता है। अतः हम इन सबको क्या मानेंगे? उत्पादन लागत का हिस्सा मानेंगे, लाभ नहीं मानेंगे। लाभ का संबंध केवल अनिश्चितता सहन करने से ही है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो लाभ एक व्यवसाय में होने वाले प्रबंध अथवा समन्वय का पुरस्कार नहीं है, यह केवल उद्यमी की अनिश्चितता सहन करने का प्रतिफल है। अतः हमें अनिश्चितता और जोखिम के भेद को समझना जरूरी है। व्यवसाय संबंधी जोखिम दो प्रकार की हो सकती है। एक होती है पूर्व अनुमानित जोखिम, जैसे चोरी, दुर्घटना, आग, अर्थात हम इसका पहले से अनुमान लगा सकते हैं और इनकी बीमा भी करवाई जा सकती है। अतः हम बीमा करवा के इनसे होने वाली हानि को रोक सकते हैं, इनसे बच सकते हैं। अतः जोखिम बीमा व्यय होने के कारण किसका अंग हो जाएगी? लागत का ही अंग बन जाएगी और इससे कोई लाभ नहीं मिलता। दूसरी होती है अनिश्चित जोखिम। प्रोफेसर नाइट के अनुसार एक उद्यमी को कई प्रकार की अनिश्चित जोखिम भी उठानी पड़ती है, जैसे मांग में होने वाला परिवर्तन, नए आविष्कार, सरकारी नीति में परिवर्तन, प्रतियोगिता आदि। इन जोखिमों का पूर्वानुमान लगाना संभव नहीं होता है, इसलिए ये बीमा योग्य भी नहीं होती है। अतः इन अनिश्चित जोखिमों के कारण जो लाभ उत्पन्न होता है, अनिश्चित जोखिम कई कारणों से उत्पन्न हो सकती है, जिनका हम डिस्कशन करते हैं। पहला है कि बाजार की दशाओं में अनिश्चितता। प्रत्येक बाजार में मांग तथा पूर्ति में परिवर्तन आता रहता है। उत्पादक वस्तु की जो प्रत्याशित मांग है उसके आधार पर उत्पादन करता है, परंतु ये संभव है कि जब उत्पादन बेचने के लिए तैयार होता है तो मांग कम हो जाए, उपभोक्ताओं की रुचि में परिवर्तन हो जाए। तो ऐसी स्थिति में मांग में अचानक कमी आने की वजह से फर्म को क्या हो सकता है? हानि उठानी पड़ सकती है। अतः बाजार की दशाओं में परिवर्तन के फलस्वरूप उद्यमियों को अनिश्चितता का सामना करना पड़ता है। दूसरा होता है प्रतियोगिता संबंधी अनिश्चितता। बाजार में नई फर्म आ जाती है, पुरानी फर्में विस्तार कर लेती है, इस वजह से क्या होती है? प्रतियोगिता बढ़ जाती है और प्रतियोगिता बढ़ने से बिक्री कम हो जाती है और लाभ की संभावना भी कम हो जाती है। अतः नई फर्मों के प्रवेश करने और प्रतियोगिता शक्ति के संबंध में हमेशा क्या होती है? अनिश्चितता बनी रहती है। तीसरा है सरकारी हस्तक्षेप। आप लोग जानते हैं कि आजकल अर्थव्यवस्था में आर्थिक विकास करने के लिए या आर्थिक स्थायित्व करने के लिए सरकार का हस्तक्षेप निरंतर बढ़ता जा रहा है और इनका अनुमान लगाना भी मुश्किल होता है। जैसे सरकार कभी भी आयात निर्यात नियंत्रण कर सकती है, मुद्रा अवमूल्यन कर सकती है, तो ऐसी वजह से अनायासी उद्यमी को लाभ या हानि उठानी पड़ सकती है। चौथा है तकनीकी परिवर्तन। आप लोग सब जानते हैं कि आज का युग तकनीकी परिवर्तन का युग है। प्राय मशीनें वगैरह तकनीकी परिवर्तन की वजह से पहले ही आउटडेटेड हो जाती है, ऑब्सोलीट हो जाती है, उनको पहले ही बदलना पड़ता है। अतः इस वजह से भी अनिश्चितता बढ़ती चली जाती है। नेक्स्ट है व्यापार चक्र। एक अर्थव्यवस्था में हमेशा व्यापारिक उतार चढ़ाव आते रहते हैं, कभी मंदी आती है, कभी तेजी आती है। आप लोग जानते हैं कि मंदी के दौरान वस्तु की मांग कम हो जाती है और इस वजह से व्यापारी की उद्यमी की अनिश्चितता है बढ़ जाती है। तो इस प्रकार से कई प्रकार की जोखिमों के कारण उन्होंने बताए हैं, जिसको जो अनिश्चित होते हैं और इन अनिश्चितताओं की वजह से ही लाभ प्राप्त होते हैं। तो ये प्रोफेसर नाइट ने लाभ का अनिश्चितता सिद्धांत दिया है। अब इसकी आलोचना क्या है? पहली आलोचना ये की गई है, इसमें लाभ के अन्य तत्व की अवहेलना की गई है, उनको उपेक्षित किया गया है। जैसे हम लोग जानते हैं कि उद्यमी
प्रबंध भी करता है, कोऑर्डिनेशन भी लाता है, मैनेज भी करता है, तो उन सब का इस सिद्धांत में कोई स्थान नहीं दिया गया है। इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये सिद्धांत अपूर्ण सिद्धांत है। दूसरा, अवास्तविक मान्यता। इस सिद्धांत की में ये मान्यता ली गई है कि उद्यमी की पूर्ति के सीमित होने का मुख्य कारण अनिश्चितता है। मतलब अनिश्चितता के कारण ही उद्यमियों की जो पूर्ति है वो सीमित रहती है, लेकिन ऐसा नहीं है। उद्यमों की जो सीमित पूर्ति होती है उसके लिए पूंजी, ज्ञान एवं अवसर का अभाव आदि तत्व भी होते हैं जिनको इस सिद्धांत में समावेशित नहीं किया गया है। तीसरा, यह सिद्धांत अस्पष्ट सिद्धांत है। आजकल आप लोग जानते हैं कि विश्व में मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस, बहुराष्ट्रीय निगमों का महत्व बढ़ गया है और वो अपनी एकाधिकारी शक्ति की वजह से काफ़ी हद तक निश्चितता लाने में भी सफल हो गए हैं। तो ऐसी स्थिति में अनिश्चितता की वजह से उन्हें लाभ प्राप्त होता है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। इसी भांति आजकल संयुक्त पूंजी कंपनियां काफ़ी अधिक प्रचलित है और संयुक्त पूंजी कंपनियों पर भी यह सिद्धांत लागू नहीं होता है। आप लोग जानते हैं कि संयुक्त पूंजी कंपनियों में लाभ के अधिकारी कौन से होते हैं? शेयर होल्डर्स होते हैं। शेयर होल्डर्स उद्यम संबंधी कोई भी कार्य नहीं करते हैं। उद्यम संबंधी कार्य कौन करते हैं? प्रबंधक मैनेजर्स करते हैं, जो कि वेतन प्राप्त करते हैं। अतः फर्म के हिस्सेदार जो कि लाभ के अधिकारी होते हैं वो कोई प्रकार का निर्णय नहीं लेते हैं। तो इस प्रकार से इस सिद्धांत में लाभ का बंटवारा किस आधार पर होगा, इस पर कोई प्रकाश नहीं डाला गया है। और फिर अनिश्चितता उत्पादन का पृथक साधन नहीं है। नाइट की यह मान्यता सही नहीं है कि अनिश्चितता श्रम, पूंजी, भूमि आदि के समान उत्पादन का एक पृथक साधन है। अनिश्चितता एक मनोवैज्ञानिक धारणा है जो उत्पादन की वास्तविक लागत का भाग है, परंतु उत्पादन के साधनों की पूर्ति उनकी वास्तविक लागत के स्थान पर किस पर निर्भर करती है? मौद्रिक लागत पर निर्भर करती है। अतः लाभ निर्धारण का कोई सिद्धांत नहीं है। हमने कई प्रकार के लाभ निर्धारण के सिद्धांत पढ़े हैं। बच्चों, आज हमारा ये टॉपिक खत्म होता है। धन्यवाद।